हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने डिफरेंसेस इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़े थे। हमने ये सीखा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कुछ हमने कॉमन एग्जांपल्स लिए थे। हमने ये चीज़ कही थी कि फिजिकल स्टेट में अगर कोई चेंज आ रहा है, जैसे अगर स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, देन अगेन गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, अगर अपन बात करें तो हमने ये बात कही थी। हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आज इसमें, ठीक है, और हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कॉमनली और उनके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि किस तरीके से उनकी स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आइस है, नॉर्मल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक आइस का। बच्चों आइस जो होता है, आइस है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड से किस में चला जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में, क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर। अब वाटर में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम इसको हीटिंग देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज हुई है। इसका मतलब वाटर का जो देखें अगर अपन तो नॉर्मल फार्मूला H2O, इसका भी H2O, और गैस का स्टीम का जो होगा वो भी H2O। बात है बराबर, क्योंकि हमने कोई मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज करा ही नहीं है। ये सिर्फ किस में चेंजेस हैं, फिजिकल कंपोजिशन में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, अब इसकी क्या हुई है बच्चों, स्टेट चेंज हुई है। स्टेट का मतलब तुम आपने 3 स्टेट पढ़ी हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमने ये देखा कि एक ही एग्जाम्पल में हम तीनों स्टेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले वो किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में, फिर किस में आ गया, लिक्विड में, देन किस में आ गया, गैस में। अब दोबारा से हम गैस से लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड से हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस को हम कैटेगराइज कर देते हैं क्या, कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। अब इसमें एक नया एग्जाम्पल आज ऐड करूँगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर रखा है मैंने, एक बीकर है जिसके अंदर 100 ml मैंने वाटर लिया है। अब इस 100 ml के अंदर अगर मैं थोड़ा सॉल्ट, मान लीजिए मैंने सिर्फ पिंच ऑफ सॉल्ट, सिर्फ 1 स्पून ऑफ सॉल्ट अगर यहाँ पर मैंने ऐड किया है, तो क्या होगा, क्या इस पानी की मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो सॉल्ट हमने ऐड किया है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट जो बीच में स्पेसेस होती हैं, वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे उस दिन मैंने आपको समझाया भी था, वाटर का इस तरीके से डायग्राम होता है, ठीक है, ये H2O है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होती है, वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। अब जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो इन वैकेंट स्पेसेस में चले जाएंगे और उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसका मतलब पानी का जो लेवल है वो 100 ml ही रहेगा, ना राइज होगा ना कम होगा। आई बात समझ में, ना बिलो जाएगा लेवल ना अबव जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ है बच्चों की, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑल्ट्रेशन हुआ है। कैसे, सिर्फ जो टेस्ट है पानी का वो सॉल्टी टेस्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट में, सॉल्टी टेस्ट में, ठीक है। लेकिन हम इवेपोरेशन के थ्रू सारा सॉल्ट वापस से गेन कर सकते हैं और वाटर को भी गेन कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। आगे जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो आपको मैटर चैप्टर में बहुत अच्छे से ये चीज़ सिखाई जाएगी कि किस तरीके से इवेपोरेशन या फिर सेपरेशन टेक्निक्स, जैसे कि सिंपल डिस्टिलेशन वगैरह के थ्रू हम कैसे दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को गेन कर सकते हैं। सॉल्यूट का मतलब होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर जो सॉल्ट था वो क्या था, सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो वो क्या है, सॉल्वेंट, और दोनों को मिलकर क्या बन गया हमारा, सॉल्यूशन। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुआ है। अब अगर अपन एग्जांपल लेते हैं एक केमिकल प्रॉपर्टी का, केमिकल प्रॉपर्टी में अगर अपन चेंज करें तो जैसे मैंने उस दिन आपको बहुत अच्छे से मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके बताया था। अब क्या मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इससे मैं दोबारा से मैग्नीशियम बना सकती हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है जिसे अगर आप अपने रिएक्टेंट्स लिए हैं और उसके प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया है तो दोबारा से आप प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा ये कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर कहें कि हम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज। आई बात समझ में। इसी तरीके से हमने उस दिन सबसे फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, केमिकल चेंज का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब के टेस्ट बताए थे। देखो, अगर अपन बात करें लाइम वाटर टर्न विल्की वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी मेमोरी में भी आ जाएगा, और कभी एग्जाम्पल अगर लिखने के लिए आता है एग्जाम में तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया था, क्या लिया था, हमने लिया था यहाँ पर विनेगर और NaHCO3 बेकिंग सोडा,
ठीक है, अब इसका जो पाइप है इसको हमने कनेक्ट किया था यहाँ से, और सेकंड वाले में हमने क्या लिया था बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस स्लेक्ड लाइम। अब क्या होगा, जब जो CO2 यहाँ पर एंटर हुई उसने इसको कैसा कर दिया, मिल्की इन अपीयरेंस। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ये हम नॉर्मली लैब में करते भी हैं और हर क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई वो कहाँ जाकर मर्ज हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही ये मर्ज होगी तो ये कैसा अपीयरेंस हो जाएगा, इसका मिल्की अपीयरेंस हो जाएगा। मिल्की अपीयरेंस होने का मतलब ये है कि अब दोबारा से आप इसको गेन नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में, दोबारा से आप क्या टर्न कर सकते हो उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, नहीं। तो इस तरह के प्रोसेस को हमने क्या कहा था कि इट इज़ अ चेंज इन केमिकल स्टेट, मींस मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को आपने जब किसी चीज़ की चेंज कर दिया है। जैसे अगर अपन बात करें, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली और यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर अपन देखें तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर रिएक्शन देखी थी उस दिन, आप दोबारा से रिवाइज करके देखें उससे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बना है, क्या मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। तो इस तरह के चेंज को हम क्या बोल देंगे बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या हुआ, जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन थी, क्या था, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का मतलब होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था बेटा वही चेंज हो गया। आई बात समझ में। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब दोबारा से हम उसको बना नहीं सकते जिससे हमने प्रोडक्ट्स फॉर्म किए हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर चेंज हुआ किस चीज़ का, नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी का चेंज हुआ। ठीक है, वेट का चेंज हुआ। तो इस तरह के चेंजेस को हम किस में कैटेगराइज कर देंगे, केमिकल चेंजेस में। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पर आज का जो लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम वो एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि मेनली एग्जाम्स में NSO वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के। जैसे मैंने आपसे उस दिन बात कही थी कि अगर अपन नॉर्मली स्टील की रॉड लेते हैं और उस पर परमानेंट मैग्नेट को थोड़ी देर तक रब करते हैं तो क्या होगा, जो स्टील रॉड है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या कर लेगी, गेन कर लेगी, और गेन करने के बाद वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करेगी। लेकिन कुछ समय बाद हम देखेंगे तो वो अपनी वापस से ओरिजिनल स्टेट में आके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगी। तो टेम्पररी चेंज को अगर अपन बात करें तो हम किस में रख देते हैं, फिजिकल चेंजेस में। लेकिन अगर परमानेंट चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये एक परमानेंट चेंज है। अब परमानेंट चेंजेस का मतलब इरिवर्सिबल चेंज है, दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं सबसे पहले कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो कि फिजिकल चेंजेस के हैं, उसके बाद देखेंगे हम कॉमन एग्जांपल जो केमिकल चेंजेस के हैं, और लास्टली हम क्या देखेंगे, याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, मैंने ये चीज़ बताया था कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो फिजिकल प्लस केमिकल चेंज है। अब आपको ये डाउट जरूर रहा होगा कि फिजिकल या तो फिजिकल ही होगा या केमिकल ही होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगर अपन बात करें दोनों चेंजेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली कैरिड आउट भी हो सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस को हम बोल देते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसमें हम 2-3 एग्जांपल इजीली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सम कॉमन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस, उसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे और किस तरीके से फिजिकल स्टेट में जो चेंज हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। लिखो फिजिकल सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। सबसे पहले हम फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम केमिकल चेंजेस, और फिर बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है तो इस फिजिकल चेंज में आपने क्या ऑब्जर्व किया, किस फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हुए हैं। आई बात समझ में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फिजिकल चेंज, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और क्या हमने चेंज फिजिकल स्टेट में ऑब्जर्व किया है वो चीज हम डालेंगे थर्ड टेबुलर फॉर्म में। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट,
ठीक है, इसको इस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हम कभी भी लर्न करें तो हमें कभी भी दिक्कत ना आए, इजीली हमें चीज़ें लर्न हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ स्विचिंग ऑफ ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक बल्ब लिया है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं ये बल्ब है। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करते हो, ऑब्वियसली बात है ये करंट सप्लाई से कनेक्टेड होगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करते हो तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ कर दोगे तो बल्ब क्या होगा, एकदम से बंद हो जाएगा। अब बंद होने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आपने बंद कर दिया है, इसलिए वो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा नहीं, तो बल्ब क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह का चेंज हुआ बच्चों, एक फिजिकल चेंज हुआ। अब इसमें फिजिकल चेंज किस तरीके से हुआ, किस स्टेट में फिजिकल चेंज हुआ, तो हम लिखेंगे बल्ब glows and gives out heat and light energy। अब हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जैसे बल्ब ग्लो हो रहा था तो बल्ब के ग्लो होने की वजह से जो हीट और लाइट दोनों एनर्जी लिबरेट हुई। अब तुम देखना कभी घर पर आप जब बल्ब को ग्लो करें तो जब आप स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो भी हो रहा है, तो लाइट एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, साथ ही साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। जब आप स्विच ऑफ करेंगे और उसको आप अपने हैंड से टच करेंगे तो आपको जो मतलब हॉट वाली फीलिंग आएगी, मीन्स आपको लगेगा कि ये गर्म हो चुका है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हमने इसमें हमने चेंज क्या देखा फिजिकल चेंज में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बल्ब चेंजेस। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस जो थी बल्ब की वो चेंज हुई है। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं रबिंग ऑफ अ स्टील रॉड बाय अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट अगर आप लेते हैं और उससे आप रब करते हैं स्टील रॉड को तो क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या किस तरह का ऑब्जर्वेशन होगा, बताओ भाई बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा, जो स्टील रॉड है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को गेन कर लेगा और गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्पररी मैग्नेट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द स्टील रॉड गेन्स मैग्नेटिक properties and gets converted into a temporary magnet। The steel rod gains magnetic properties and gets converted into a temporary magnet। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा, इसकी फिजिकल स्टेट में क्या चेंज हुआ। देखो, अगर ये टेम्पररी मैग्नेट बन चुका है तो इसका मतलब ये दूसरे जो आयरन के पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट करा के देखा, जो स्टील रॉड जो मैग्नेटाइज हो चुकी थी उसको हम कुछ आयरन पार्टिकल्स के पास में लेकर गए। हमने ये देखा कि वो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है उसने, और वो जो आयरन पार्टिकल है उससे अटैच होने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या चेंज हुआ इसकी फिजिकल स्टेट में, तो हम ये लिख सकते हैं द स्टील रॉड स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द आयरन पार्टिकल्स, hence behaves as टेम्पररी मैग्नेट। आई बात समझ में? तो किस तरीके से इसने बिहेव किया, टेम्पररी मैग्नेट की तरह। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, जो कि आपको लगेगा कि ये एग्जाम्पल जो है वो केमिकल चेंज में होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्शन ऑफ आयोडीन
एक्शन ऑफ हीट ऑन आयोडीन, एक्शन ऑफ हीट ऑन आयोडीन। अब हमने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब ली है बच्चों, और इसमें हमने क्या फिल किया है, आयोडीन फिल किया है, ठीक है। अब इस आयोडीन को हमने क्या किया है, यहाँ से हीट सप्लाई की है। अब क्या होता है, देखो इस चीज़ को अच्छे से समझो। जो आयोडीन होता है वो ब्राउनिश ग्रे कलर का होता है, लेकिन जब इसको हम हीट करना स्टार्ट करते हैं तो हीट करने की वजह से इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। वो किस में स्टार्ट हो जाएगा चेंज होना, वॉयलेट कलर में। आई बात समझ में। आयोडीन जो होता है वो ब्राउनिश ग्रे कलर का होता है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वॉयलेट कलर में। और वॉयलेट कलर के अपीयरेंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो चेंज हुआ है वो किस में हुआ है, फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कलर में चेंज हुआ है। आयोडीन की कोई मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप ब्राउनिश ग्रे कलर ऑफ आयोडीन changes to violet color upon heating। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, किस तरह का फिजिकल चेंज देखा, द चेंज इन द कलर ऑफ द आयोडीन। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि सिर्फ किस में चेंज हुआ, कलर में चेंज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। अभी हमने जब पढ़ा था डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 4th नंबर पे, डिसॉल्विंग ऑफ। आपको लगेगा कि ये केमिकल चेंज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर अपन इवेपोरेशन करेंगे तो वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में हमें अलग से मिल जाएगा, और जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट की फॉर्म में, जो पार्टिकुलेट फॉर्म में है वो अलग से मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट, और शुगर में भी कर सकते हैं आप ये। शुगर अगर डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो भी सेम ही एक्सपेरिमेंट रहेगा। तो शुगर और सॉल्ट इन वाटर, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट होता है, सॉल्ट कौन सा लिया है हमने, NaCl। NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और इसको हम प्यार की भाषा में घर में जो हम यूज़ करते हैं टाटा नमक, वही है ये, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी बताओ भाई। अगर मान लीजिए हमने एक ग्लास है और ग्लास के अंदर 100 ml वाटर लिया है, तो क्या इस ग्लास का लेवल राइज होगा या बिलो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज नॉर इट गोज बिलो डाउन, ठीक है। द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज और नॉर इट गोज बिलो डाउन। आई बात समझ में, ठीक है। ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करी। अब एक चीज़ और क्या ऑब्जर्व करी हमने, क्या वाटर में कोई चेंज आएगा? क्या वाटर के टेस्ट में कोई चेंज आएगा? आएगा, ठीक है। वाटर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द वाटर बिकम्स सॉल्टी इन टेस्ट, ठीक है। आई बात समझ में। द सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड बाय प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सभी समझते होंगे बच्चों, विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई भी लिक्विड अपनी सरफेस लेयर से स्टीम में के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, इवेपोरेशन। तो सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम इवेपोरेशन कर देंगे तो क्या होगा, वाटर जो है वो तो स्टीम की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा, और जो सॉल्ट है वो हमारे रेसिड्यू फॉर्म में हमें मिल जाएगा। आई बात समझ में। अब इसमें हमने क्या देखा, क्या फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ भाई बताओ, किस तरीके से चेंज हुआ फिजिकल स्टेट में? चेंज इन टेस्ट ऑफ
वाटर। तो क्या चेंज हुआ इसमें, हमने देखा कि सिर्फ जो टेस्ट था उसमें चेंज हुआ है, बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है। कलर भी वही रहेगा, कलरलेस रहेगा। नमक को अगर आप पानी में घोल देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कलर चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ कलरलेस ही रहता है वाटर का। ठीक है, वो बात अलग है अगर आप सॉल्ट जो है वो NaCl ना यूज़ करके कोई दूसरा सॉल्ट यूज़ करते हो। जैसे मान लो आप पोटेशियम परमैंगनेट होता है एक KMNO4, मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें KMNO4 एक पोटेशियम परमैंगनेट नाम का सॉल्ट होता है। ये जो होता है ये होता है वॉयलेट कलर का, अगर वॉयलेट और पर्पल कलर का, अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो पूरा जो वाटर है उसका कलर, टेस्ट तो चेंज होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कलर और अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगा। जो वाटर है उसका जो कलर है वो पर्पलिश कलर का आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ समझी कि कैसे हमको एग्जाम्पल्स लिखने हैं फिजिकल चेंजेस के। ठीक है, और इस तरीके से आपको लिखने हैं तो आपको याद भी रहेंगे कि क्या हमने ऑब्जर्वेशन देखी और किस तरीके से फिजिकल स्टेट में चेंज कैरी ऑन हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस की तरफ। ठीक है, तो सब हेडिंग डालें। अभी इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि क्या चेंज हो रहा है तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि कोई भी चेंज फिजिकल चेंज है या फिर कोई भी चेंज केमिकल चेंज है। घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, कंफ्यूज होना होगा ही नहीं आपको बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की इक्वेशन फॉर्म हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो केमिकल चेंज ही होगा, फिजिकल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे केमिकल चेंज, और ठीक है यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ऑब्जर्वेशन, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इक्वेशन। ऑब्जर्वेशन और इक्वेशन। अब देखो मैंने जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने मैग्नीशियम रिबन का बताया था। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन आप फर्स्ट एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है अगर हम उसको बर्न करेंगे तो क्या ऐसे ही बर्न कर देंगे, मैग्नीशियम रिबन उठाया और हमने बर्न कर दिया और वो जल गया, ऐसा हो नहीं सकता। कैसे, मैंने उस दिन आपको क्या बताया था कि ये ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो उस ऑक्साइड की लेयर को सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का, याद रखना बच्चों, हमें सबसे पहले ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना है। ऐसा ना हो कि आपने डायरेक्ट मैग्नीशियम रिबन को कैंडल फ्लेम पे लगा दिया, कभी भी एक्सपेरिमेंट आपका पॉसिबल नहीं होगा और उल्टा उसके जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है वो और आके डिपॉजिट हो जाएंगे मैग्नीशियम रिबन पे और वो पूरा रिबन आपका खराब हो जाएगा। तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फिल्टर पेपर लेना है, उससे आपको ऑक्साइड की लेयर को रब करना है, उससे आपकी जो ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव हो जाएगी। उसी के बाद ही जब आप फ्लेम पे उसको पुट करेंगे तो वो एक डेजलिंग लाइट फ्लेम की तरह बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हुआ तो हमने सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या देखी, देखो हमने जो देखा वही हमें मेंशन करना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। ठीक है, आपको पता है मैंने उस दिन एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, आपने क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करी वही चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूसिंग, किस तरह का ऐश प्रोड्यूस किया था इसने, वाइट ऐश, प्रोड्यूसिंग वाइट ऐश। आई बात समझ में। ठीक है, अब वाइट ऐश जो बना है वो क्या है, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम लेंगे हम, ठीक है, उसके बाद हमने इसको रिएक्ट कराया तो ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट है एयर में, रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, MgO, हो गई बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था, मैग्नीशियम, आपने रिएक्ट कराया, इसको कंबस्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम, जब हमने इसको बर्न किया तो क्या बन गया बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कौन से कलर का है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर का है। और मैग्नीशियम रिबन कैसा था, सिल्वर
कलर का देखा था आपने, ग्रेइश या सिल्वरिश कलर का होता है, तो सिल्वर और ग्रे दोनों ही ऑप्शन सही है इसके लिए। ठीक है, ये अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सेकंड हम लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग क्या होता है बच्चों, देखो कोरोजन जो होता है, कोरोजन का मतलब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी आपको बहुत अच्छे से, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लें। कोरोजन का मतलब आपने देखा होगा कि हमारे जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो रखे रहते हैं घर में, थोड़े समय बाद उनमें क्या होता है, ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रस्ट बोल देते हैं। तो आयरन के केस में ही हम स्पेशली रस्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि जो रस्ट होता है वो क्या होता है, ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो रस्ट का मतलब लिख सकते हैं आप, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस इज नोन एज रस्ट। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, द लेयर ऑफ आयरन गेट्स corroded with forming of a brown flaky substance forming a layer of ऑक्साइड। अब फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ ऑक्साइड यहाँ पर मैंने क्यों ऐड किया है, देखो बच्चों जब भी करोजन होगा, देखो एक्चुअली ये क्या है, डिटीरियोरेशन है मेटल का। अब इसमें हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब हो रहा है ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है ना। अब आयरन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और उस एडिशन की वजह से क्या बन रहा है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर हम बोल देते हैं उसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो जो रस्ट का फॉर्मूला है वो यही होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आई बात समझ में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ ऑक्साइड। आई बात समझ में, तो इससे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको करोजन समझाऊंगी। तो इसमें आप इक्वेशन लिख सकते हैं आयरन की, यहाँ पर लिया हमने आयरन, और इसने किस किस की प्रेजेंस में रिएक्ट किया, सबसे पहले तो हमने वाटर और दूसरा ऑक्सीजन। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आयरन आयरन ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये नेसेसरी कंडीशन है आयरन की रस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं Fe2O3.XH2O, इसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आई बात समझ में। अब लास्ट एग्जांपल मैं लूँगी। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो हम घर में सिलेंडर्स यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन सी गैस फिल्ड होती है बच्चों, एलपीजी फिल्ड होती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो फील्ड होती है इसके अंदर। अब क्या होता है, जब हम बर्न करते हैं उसको लाइटर से, हम जब उसको फ्लैश जब हम होता है तो क्या होता है कि एलपीजी जो है वो बर्न होगी। अब बर्न होगी इसका मतलब क्या होगा, कंबशन होगा। अब जो एलपीजी होती है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लें, एलपीजी होती है लिक्विफाइड, इसका फुल फॉर्म आप लिख लें ताकि आप भूलें ना, आगे जाके आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको डिटेल में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है इसका मेन जो कंपोनेंट वो होता है ब्यूटेन। आई बात समझ में, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर अपन बात करें तो यहाँ पर होता है कंबशन ऑफ एलपीजी, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिख लें, कंबशन ऑफ एलपीजी। अब आपने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, इट बर्न्स विथ अ ब्लू या फिर येलो कलर की फ्लेम, दोनों ही कलर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे फ्लेम। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, जो कि मेन कंपोनेंट होता है किसका, एलपीजी का। ये किसकी प्रेजेंस में बर्न होगा, ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं कंबशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी कंबशन प्रोसेस। ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो जब भी बच्चों कोई भी गैस कंबस्ट होती है तो वो दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। और कंबशन किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हम बोलते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन
रिएक्शन या कंबशन प्रोसेस आप मेंशन कर लें, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या बना हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना? वाटर। आई बात समझ में? तो आज हमने देखा कि किस तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हम कैरी आउट करते हैं, ठीक है, और इनको किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। और अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है पूरा। मैंने आपको जो समझाया है वो आपको चीज़ें एनालाइज करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट मैं लूँगी सिर्फ लास्ट जो चीज़ है वो है बर्निंग ऑफ कैंडल। मतलब फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस अगर दोनों कैरी आउट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है बर्निंग ऑफ कैंडल, और दूसरा एग्जाम्पल आता है डाइजेशन ऑफ फूड। ऐसे दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन हमें याद रखने के लिए सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल बहुत है। अब बर्निंग ऑफ कैंडल में होगा क्या बच्चा? देखो मैं आपको लाइव दिखाती हूँ किस तरीके से ये बर्न होती है। देखो जैसे मैंने एक कैंडल ली है, ठीक है। अब हो क्या रहा है? देखो जैसे हीट सप्लाई हो रही है, तो हीट सप्लाई होने की वजह से इसकी जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही है। अब जैसे जैसे जब वैक्स मेल्ट होनी स्टार्ट होगी तो जो वैक्स वेपर्स हैं वो होंगे, वो लाइटर है पार्टिकल्स, तो वो क्या होंगे? अपर साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे जैसे वैक्स वेपर्स अपर साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो फ्लेम है इसकी साइज़ क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। आपने देखा जब मैंने फ्लेम को बर्न मतलब लिट किया तो एक छोटा साइज़ था, लेकिन अब क्या हो गया? बड़ा साइज़ हो गया। क्यों? क्योंकि वैक्स की जो वेपर्स है वो धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट करती जा रही हैं। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं, इसमें 2 चेंज हमने देखे, फिजिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड केमिकल चेंज बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर्स। तो बर्निंग ऑफ कैंडल कंप्लीटली साइमल्टेनियसली क्या कहला देता है? फिजिकल प्लस केमिकल चेंज। ऐसा ही होता है डाइजेशन ऑफ फूड में। आप जो खाना ले रहे हो अंदर, मतलब आप जो च्यू कर रहे हो फूड, कोई भी आपने चॉकलेट खाई मान लो, तो आपने जो चॉकलेट को च्यू किया, उसको ब्रेक किया पीसेस में, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका फिजिकल चेंज। लेकिन जब वो डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी में, जो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा केमिकल चेंज। तो इस तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर देखे कि बर्निंग ऑफ कैंडल और डाइजेशन ऑफ फूड फिजिकल और केमिकल दोनों हो सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल होते हैं, और हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि क्या फिजिकल स्टेट में या केमिकल चेंज में, केमिकल जो स्टेट है उसमें चेंजेस होंगे। और लास्टली हमने ये चीज़ देखी कि फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस साइमल्टेनियसली कैरी आउट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे करोजन ऑफ आयरन के बारे में और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। थैंक यू।